हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 के यूट्यूब चैनल में। मैं रानी करार। स्टूडेंट, आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए वर्ण विच्छेद की लेक्चर इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको आगे जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि संधि पढ़ेंगे हम, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, तो उनमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मैंने आपको वर्णमाला जो चैप्टर पढ़ाया है, वर्णमाला के लिए जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाए थे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। यदि आपने उन्हें डीपली पढ़ा नहीं है या आपने कोई भी टॉपिक ऐसा है कि बीच में छोड़ दिया है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो मैं आज आपके लिए वर्ण विच्छेद पढ़ाने वाली हूँ उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी के जो टॉपिक होते हैं वो लिंक बाय लिंक जुड़े हुए होते हैं। यदि आप वर्णमाला और वर्ण विच्छेद को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको संधि, उपसर्ग प्रत्यय और आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो वर्ण विच्छेद अधिकतर स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जबकि हम संधि करते हैं या उपसर्ग प्रत्यय जैसे टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो स्टूडेंट को उनमें डाउट होता है और उन्हें समझ नहीं आता है। इसलिए मैं आपके लिए आज ये टॉपिक लेके आई हूँ वर्ण विच्छेद का। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप यदि इसे बहुत समझेंगे अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ईजीली समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज वर्ण विच्छेद का टॉपिक। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, और क्योंकि ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं। जब बचपन में हम छोटी क्लास में होते हैं, नर्सरी, एलकेजी या किसी भी क्लास में, तो वर्ण विच्छेद का टॉपिक आता ही है, लेकिन भूल जाते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन कुछ आसान से शब्द होते हैं जिन्हें कि अधिकतर स्टूडेंट या सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो मैं आपको करवाऊंगी और उनको तोड़ने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी वर्णों को आगे पीछे कर देते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से इनका हम तोड़ें, इनको अलग करें। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद का अर्थ ही क्या होता है? टुकड़े करना। वर्णों के क्या करना? टुकड़े करना या उन्हें तोड़ना। वर्णों के टुकड़े करने से अर्थ क्या है कि कोई भी शब्द जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है। यानी परिभाषा इस प्रकार से मैं कहूँगी कि किसी भी दिए गए शब्द में से स्वर और व्यंजन किससे मिलकर बना होता है? शब्द स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर बना होता है। दुनिया में जितने भी शब्द हैं, चाहे वो हमारा नाम हो चाहे किसी और का नाम हो, जितने भी शब्द हैं दुनिया में वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? स्वर और व्यंजन से। किससे मिलकर बने होते हैं? स्वर और व्यंजन, जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं वर्णमाला में। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले आपको वर्णमाला समझना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी ने ना समझा हो या ना पढ़ा हो हमारे वीडियोज़ को, तो वो हमारे वीडियोस को जरूर देखें। 5 पार्ट जो मैंने आपको वर्णमाला के समझाए हैं, तभी आपको वर्ण विच्छेद समझ आएगा। और वर्ण विच्छेद के आगे जितने भी टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगी वो सब आसानी से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे सारे शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों को ही यहाँ पे हमें अलग करना है, यानी उनके टुकड़े करना है। तो उनको क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद करना कहते हैं। टुकड़े करना या अलग करना, तोड़ना। ठीक है, तो जैसे शब्द लिया मैंने, कोई वर्ण ली, इसी शब्द को ले लीजिए, मैंने ये शब्द ले लिया वर्ण। ठीक है, ये एक शब्द है, इसके हम टुकड़े किस प्रकार करेंगे? जैसे मैंने आपको समझाया था स्वर और व्यंजन में कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी पर भी आश्रित नहीं होते, किसी पर डिपेंड नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, कंप्लीट। और ये जो व्यंजन होते हैं वो किस पे आश्रित होते हैं? स्वरों पर डिपेंड होते हैं, यानी इनके अंदर क्या शामिल होता है? आ की ध्वनि शामिल होती है, यानी स्वर शामिल होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, तो ये बात आपको याद रखनी है जब आपको वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, तो जो बा हमारा है, ये समझिए ध्यान से, जो बा है ये कौन सा वर्ण है? स्वर है या व्यंजन है? तो ये जो वा है वो कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें क्या शामिल होता है? आ की ध्वनि शामिल होती है जब इनका उच्चारण करते हैं, जैसे वा। ठीक है, तो आ उच्चारित होता है, यानी हर व्यंजन वर्ण में क्या शामिल होता है?
आ शामिल होता है, आ की ध्वनि। तो जब हम इनमें से आ अलग कर देते हैं तो इनका रूप कैसा हो जाता है, हलंत के साथ इनको लिखा जाता है। तो इसका रूप क्या है, इस व्यंजन वर्ण का हलंत के साथ आएगा जब हम इसका आ अलग कर देंगे। और उसके पश्चात ण, क्या ध्वनि बोल रही है, वर्ण। ध्यान रखिएगा, जिस शब्द का उच्चारण आप शुद्ध रूप में करेंगे यानी सही प्रकार से करेंगे, उसी को आप सही प्रकार से यहाँ लिख पाएंगे और तभी उसका वर्ण विच्छेद सही तरीके से कर पाएंगे। यदि आप ध्वनि को सही प्रकार उच्चारित नहीं कर रहे हैं, कोई शब्द गलत तरीके से बोलेंगे तो उसका विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो आप इसका उच्चारण करके देखिए। पहले क्या है, वर्ण। तो वा को हमने तोड़ दिया है, वर्ण। तो पहले किसकी ध्वनि सुनाई आ रही है, बा के बाद रा की। जो रा है वो क्या है, सिरो रेखा के ऊपर वाला रा है, जो मैंने आपको पहले करवाया था कि ये सिरो रेखा वाला रा होता है। और इस रा की ध्वनि हर वर्ण के पहले सुनाई देती है, यानी जो ड़ा है इसके पहले इस रा की ध्वनि सुनाई आ रही है। चाहे तो आप उच्चारित करके देखिए, वर्ण, ड़ा से पहले रा की ध्वनि आ रही है, यानी ये क्या है, रा आधा है, इसका रूप आधा है। तो यहाँ क्या लगेगा, हलंत लगेगा, यानी इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपन कोई भी स्वर अलग नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, णा, जो कि व्यंजन वर्ण है, यानी नासिक के व्यंजन है। ठीक है, णा में क्या, आ शामिल है, तो यहाँ पे हलंत लगेगा और यहाँ छोटा आ अलग होगा। तो आपको इतना समझ आया। इस प्रकार से हम हर शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। आया समझ आपको। इस प्रकार से ले लीजिए कि ये विच्छेद शब्द भी ले लीजिए आप। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा विच्छेद, तो इस शब्द को आप किस प्रकार से अलग करेंगे। विच्छेद को अलग करना है तो समझिए किस प्रकार से करना है कि जो वा है, वा में क्या लगा है, आगे वाली मात्रा लगी हुई है और ये किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। तो वा को इस प्रकार लिखेंगे और इसमें लगाएंगे हलंत, यानी ये आधा हो गया। और इसके बाद क्या अलग करेंगे, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, तो यहाँ पे हम करेंगे छोटी ई अलग करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, चा, तो वो अपने आप में ही आधा है, उसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ लगेगा हलंत। ठीक है, ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर इसके बाद छा, छा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छा के ऊपर जो मात्रा लगी है वो है ए की मात्रा। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, इसलिए हम हलंत लगा के ए को अलग करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, दा, और दा में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें क्या शामिल है, छोटा आ शामिल है। आया समझ। इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, आया होगा आपको समझ कि जो एक ही मात्रा होती है वो एक मात्रा होती है, और यदि यहाँ पर डबल मात्रा होती इस प्रकार, तो ये किसकी मात्रा होती है, आई की मात्रा। इस प्रकार होता है फिर इसका रूप। ये कौन सी मात्रा होती है, आई की होती है, और ए की मात्रा एक होती है। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। ठीक है, आया समझ में। एक बात और ध्यान रखिए कि जो वर्ण होते हैं, ठीक है, स्वर होते हैं या व्यंजन जो वर्ण होते हैं, उनके दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है वास्तविक रूप। पहला कौन सा रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, और दूसरा होता है मात्रिक रूप। ठीक है, दो कारण होते हैं जबकि वर्ण विच्छेद हम सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। या तो हमने वर्णमाला का चैप्टर सही से ना समझा हो, या फिर हमें व्यंजन के बारे में ज्ञान ना हो और उनकी मात्राओं के बारे में हमें ज्ञात ना हो कि कौन कौन सी उनकी मात्राएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं, पहले समझिए कि स्वर का जो वास्तविक रूप होता है, यानी जो रियल रूप होता है उसका, वो क्या होता है, इस प्रकार के वर्ण, छोटा बड़ा छुट्टी, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं, स्वर जो सारे होते हैं 11, वो उनका वास्तविक रूप होता है। और उनकी मात्राएं जो मैंने बताई थी, जो 10 होती हैं, यानी छोटा की कोई भी मात्रा नहीं होती है, बड़ा से शुरू होती है। तो बड़ा से लेके जितने भी स्वर होते हैं उनकी सबकी मात्राएं यानी 10 होती हैं मात्राएं। स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो वो जो 10 जो मात्राएं हैं, तो वो मात्राएं किसके साथ आती हैं, हमेशा व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर आती हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों के साथ जब वो मिलती हैं, स्वर मिलते हैं, तो
तो उनका ये वास्तविक रूप नहीं आता है, वास्तविक रूप नहीं आता व्यंजनों का, मतलब सॉरी व्यंजनों के साथ स्वरों का जो है वास्तविक रूप नहीं आता है। कौन सा रूप आता है? मात्रा वाला रूप। जैसे कि शब्द है कविता, ठीक है, कविता शब्द है। अब इसको मैंने इस प्रकार से नहीं लिखा है। कैसे नहीं लिखा? का बा में क्या मात्रा शामिल है? तो इस प्रकार छोटी ई, ता में कौन सी मात्रा है? बड़ा। इस प्रकार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए व्यंजनों के साथ कभी भी स्वरों का वास्तविक रूप नहीं आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमेशा कौन सा रूप आता है? मात्रा वाला रूप आता है। जिस स्वर की मात्राएं हैं ये उसका वास्तविक रूप नहीं आया है। व्यंजनों के साथ हमेशा स्वरों का मात्रिक रूप ही आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ आया, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ ऐसे शब्द समझाने वाली हूँ जो कि करने में आसान नहीं होते हैं, इनमें गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको सिंपल शब्द समझा दिए हैं। जैसे कि हमने शब्द लिया पक्षी, यानी संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञासरा, इनसे भी शब्द बनते हैं। तो जब हम उनको तोड़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि समझिए जो पा हमारा है ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। जब इसको अलग करेंगे, इसमें कोई भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि इसमें छोटा आ शामिल है। तो इसको अलग कर लीजिए, छोटा आ को, ठीक है। इसके बाद ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है छा जो हमारा है वो किन दो व्यंजन वर्णों से मिलके बना होता है? ये मैंने आपको पहले समझाया था कि जो छा हमारा होता है वो किससे मिलकर बनता है? का और सा से, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था कि ये दो वर्ण होते हैं, इनसे मिलकर ये क्या बनता है? छा हमारा बनता है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, शब्द में वर्ण विच्छेद करेंगे तब इस प्रकार से इसे तोड़ा जाएगा। यानी जो छा यदि दिया है किसी शब्द में तो इसको इस प्रकार से हम तोड़ेंगे। तो कैसे? का प्लस सा, इन दो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। तो हम छा को तोड़ रहे हैं। छा में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की। तो हम सा में भी हलंत लगा देंगे और यहाँ पे बड़ी ई जो स्वर है यानी जिसकी मात्रा है उसको अलग करेंगे। तो आया आपको समझ में कि जो संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं उनको भी करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे शब्द है हमारा त्रिशूल, ये जो त्रा होता है वो भी क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो त्रिशूल को हम किस प्रकार से विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे? जो त्रा है, त्रा को इस प्रकार आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यदि आप इसको इस प्रकार लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो आपको किस प्रकार से विच्छेद करना है इसका? इस प्रकार की। त्रा किन दो वर्णों से मिलके बना होता है? ता प्लस रा, ठीक है। इन दो वर्णों से मिलके बनता है त्रा। तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। तो रा में भी हलंत लगेगा और छोटी ई को अलग करेंगे। आया इतना समझ में? ता और रा दो व्यंजन वर्णों से मिलके बनता है त्रा, और फिर छोटी ई की जो मात्रा है वो यहाँ पे छोटी ई, और सा को अलग करेंगे, शा, सा में हलंत लगेगा और यहाँ पे कौन सी मात्रा दी हुई है? बड़े ऊ की। तो आपको बड़ा ऊ अलग करना है। और उसके बाद ला में कोई भी स्वर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हलंत लगा के छोटा आ अलग करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब हमें कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है व्यंजन वर्ण में तो आ की ध्वनि हमेशा उसमें सम्मिलित रहती है, इसलिए हमें आ को अलग करना होता है। आया इतना आपको समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण मैंने बता दिए और वैसे सिंपल आसान जो शब्द होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बता देती हूँ जैसे कि ऋषि की मात्रा जो होती है हमारी, जैसे कि हृदय, हृदय शब्द होता है, इसमें ये जो मात्रा लगी होती है ये किसकी होती है? ये मात्रा होती है हमारे ऋषि की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा? ऋषि की मात्रा होती है। तो जब हम ऐसे शब्दों का विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? तो देखिए, हा को अलग करना है आपको। हृदय कैसे उच्चारण करते हैं? हृदय, ठीक है। तो हा पहले आएगा, फिर इसमें हलंत लगाएंगे, ठीक है। और ये किसकी मात्रा है? ऋषि की। तो यहाँ पे हमें ऋषि अलग करना है और ऋषि में से कभी भी आपको आ अलग नहीं करना है, क्योंकि जो ऋषि है
वो क्या है, स्वर, स्वर वर्ण है, ये अपने आप में एक स्वर है, इसलिए इसमें से कोई भी आ अलग नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर है दा, दा में कोई भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही तो आ अलग करना है। और उसके पश्चात ये क्या है, या में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलंत लगेगा और छोटा आ अलग होगा। आया आपको समझ इतना, ठीक है। ये बहुत आसान है, कोई भी शब्द हो, अब मैंने आपको जो बताया है यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक शब्द है जैसे कि गंगा, गंगा को हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, और हम गंगा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गंगा, ठीक है। तो ये दोनों ही शब्द सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि जब मैंने आपको अनुस्वार पढ़ाए थे, अनुस्वार, अनुनासिक के और नासिक के व्यंजन जो मैंने आपको पढ़ाए थे, यानी पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर जब मैंने आपको समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुस्वार होती है, अनुस्वार यानी अंग वाली जो बिंदी होती है, वो पंचमा अक्षर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी परिवर्तित हो सकती है। जैसे जो बिंदी होती है वो पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो सकती है, चाहे वो इड़ा हो, या हो, इड़ा, ना और मा, ये जो पांचों अक्षर होते हैं पंचमा, इनमें परिवर्तित हो सकती है। और जो चंद्र बिंदु होता है वो भी इसमें परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ये वर्ण चंद्र बिंदु में परिवर्तित नहीं हो सकते, ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखिए जो ग वर्ण है ये क्या है, ग वर्ण है, ये वर्ग का ही अक्षर है। तो यहाँ पे ये होता है कि यदि इन वर्गों में से, यानी ये जो पांचों अक्षर हैं ये वर्ग के अक्षर हैं, जो का वर्ग है हमारा, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ये सारे वर्ग के पंचमा अक्षर हैं। तो ये कब आएंगे, किसी भी अनुस्वार की जगह पे, जबकि उसी वर्ग का कोई भी वर्ण पीछे आया हो, यानी अनुस्वार के बाद आया हो। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार के पश्चात कौन सा वर्ण आया है, गा वाला, यानी का की लाइन वाला, का वर्ग की लाइन वाला। का के बाद क्या आता है, खा, फिर आता है गा। तो कोई भी वर्ण आया हो किसी भी वर्ग का, यदि अंग के पश्चात आया है तो किस प्रकार से लिखा जाता है, गा, और अंग की जगह क्या लिखेंगे, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, का, ख, ग, घ, इणा, ये जो पांचवा अक्षर है ये आएगा, यानी इसके पहले। आ रहा है आपको समझ में, गंगा, इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, यानी उसी वर्ण के आगे वाले वर्ण के पहले आएगा ये, ठीक है। आ रहा है आपको समझ कि यदि पंचमा अक्षर का प्रयोग कब किया जाएगा, जबकि अनुस्वार लगा हो किसी वर्ण में और वर्ग वाला वर्ण आया हो। इतना आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि हम इसको तोड़ेंगे, इसको अलग करेंगे, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से भी किया जा सकता है, अंग लिख के, और गा में से क्या अलग होगा, बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से भी इसे तोड़ा जा सकता है। और यदि आप इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, गा में से आ अलग कीजिए, और फिर यहाँ पे आप इस इड़ा को अलग कर दीजिए, फिर गा में हलंत और बड़ा आ। तो ये दोनों प्रकार से इसे वर्ण विच्छेद किया जा सकता है। आ रहा है आपको समझ कि वो वर्ग का कोई सा भी वर्ण आया हो तो उस वर्ण के आगे अनुस्वार की जगह पे क्या लगेगा, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर, यानी जो पांचवा अक्षर है वही प्रयोग होगा, ठीक है। आ रहा है इतना समझ। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि एक और शब्द से समझ लीजिए आप, जैसे मैंने शब्द लिखा यहाँ पे संजय, संजय को इस प्रकार लिखते हैं अधिकतर, आपने देखा होगा, और संजय को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो जा वर्ण है ये वर्ग वाला वर्ण है। कौन से वर्ग का, चा, छा, जा, झा और या। तो कौन से वर्ग का है, चा वर्ग का है ये जा, ठीक है। ये जो जा आया है ये चा वर्ग का वर्ण है, और इसका पंचमा अक्षर क्या है, या। तो देखिए यहाँ पे जा के पहले यानी बिंदी के स्थान पे क्या आया है, या आया है, यानी उसी वर्ग का पंचमा अक्षर। तो आया आपको समझ कि इस प्रकार से हम अनुस्वार के स्थान पे पंचमा अक्षर का प्रयोग करते हैं।
आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं कि हम संयुक्त वर्णों को किस प्रकार तोड़ सकते हैं और अनुस्वार को किस प्रकार से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, और बाकी आसान शब्द तो आपको समझ में आते ही हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और आगे मैं आपके लिए संधि, उपसर्ग, प्रत्यय जैसे टॉपिक लिख के आती रहूँगी। ठीक है, तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।